कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो कल हमने दूसरी सीरीज़ की, आज हमारी ये तीसरी सीरीज़ होने वाली है। मतलब इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देखो, और जो चीज़ आपको नहीं आ रही हैं उन्हें आप नोट डाउन करो। क्योंकि देखो यार, मैंने पैटर्न फॉलो किए हैं, मैंने देखे कि जो लेवल CHSL का था वही सेम लेवल आपका स्टेनो का था, क्योंकि दोनों 12th लेवल पे होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एग्ज़ाम 12th लेवल पे होते हैं, तो दोनों के जो थे पेपर वो सेम ही थे, लगभग सेम थे। उसी तरह से जिस तरह से आपका दिल्ली पुलिस होने वाला है, दिल्ली पुलिस होने वाला है, सेम हमारे MTS का लेवल होने वाला आपका, और सेम लेवल आपका 10th लेवल जो आपकी रहने वाली है फेज़ 13 की, ये तीनों की सेम रहने वाली है। याद रखना आप लोग। तो ये मत सोचो कि भाई ये करा रहा हूँ तो बेकार है, बिल्कुल बेकार नहीं है भाई लोग। जिनको नहीं करना ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करेंगे भाई वो एग्ज़ाम दे करके आ करके खुद आप कमेंट करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया या कैसा नहीं गया। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। और आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, वह घटना जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आकर पूर्ण या आंशिक छाया बनाते उसको क्या कहा जाता है? मतलब सिंपली बोल रहा है कि जब अर्थ, मून है ना और सन एक ही लाइन में अलाइ करता है, मतलब इस तरह से करके होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारा मान लो मून हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे सन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है यहाँ पे? तो देखते हैं। रिवोल्यूशन तो नहीं होता भाई। रिवोल्यूशन क्या होता है बताएंगे उसको आगे जा करके। कंजंक्शन ये भी नहीं होता। ट्रांजिट, पारगम, ये क्या होता है भाई? तो हमारा एक्लिप्स होता है। एक्लिप्स मान ले तो ग्रहण। अब बात करते हैं कि ग्रहण क्या होता है। तो आपको पता है 2 तरह का ग्रहण होता है हमारा, है ना? बिल्कुल होता है। एक तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है भाई लोग? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स बोलता है। और एक होता है चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। याद रखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। अब देखना है कि ये एक्चुअली में होता क्या है ना, या कब होता है या कैसे होता है, ये जान लो। क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा कि क्या होता है, लेकिन कंसेप्ट एकदम गलत याद रखे होंगे। तो देखते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है। ये देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे सोलर एक्लिप्स क्या होता है। तो कभी भी सोलर एक्लिप्स बात करें, यहाँ पे सूर्य ग्रहण की बात करें, है ना, तो हमेशा याद रखना, एक तो हमारा सन होगा, एक होगा हमारा मून होगा, और एक हमारा अर्थ होगा, है ना। तो या तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। कभी भी, है ना, सोलर वर्ड जहाँ देखो आप लोग, सोलर वर्ड जहाँ देखो, है ना, सोलर वर्ड जहाँ देखो, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे अर्थ होगा, तो यहाँ पे मून होगा। बात खत्म। ये मून से रिलेटेड होगा भाई यहाँ पे, है ना। ये सन होगा तो सन के बगल में क्या रखोगे आप? मून रखोगे। काम खत्म, आपका सोलर एक्लिप्स हो गया। मतलब ऐसा सिचुएशन जब अर्थ पे रहने वाले लोगों को सन कुछ टाइम के लिए दिखाई ही नहीं देता, सूरज किस टाइम के लिए दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स। लूनर या फिर चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं हम लोग, चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होगा कि यहाँ तो हमारा सन हो जाएगा, सन का प्लेस हमेशा फिक्स होगा कि यहीं पे होगा, यहाँ पे और यहाँ पे इस बार में मून आ जाएगा, क्योंकि लूनर है ना। तो चंद्र ग्रहण मतलब चांद पे ग्रहण लगेगा, है ना, मतलब वो दिखाई नहीं देगा। कभी कभी आपके लाइफ में ग्रहण लगता है तो आप छिप जाते होंगे ना, हम भी छिप जाते हैं। तो उसी तरह से जिस पे ग्रहण लगेगा वो छिप जाएगा। तो भाई यहाँ पे अर्थ आ जाएगा, तब तो ये अर्थ का छाया इस पर पड़ जाएगा डायरेक्ट, तो फिर ये दिखेगा नहीं। तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? सन और मून के बीच में क्या आ जाता है भाई? हमारा अर्थ आ जाता है, जिसके कारण जो है सारी लाइट हमारी किस पे पड़ती है? अर्थ पे पड़ती है, पृथ्वी पे पड़ती है, और इस पे अंधेरा छा जाता है। तो इस तरह से हमारा उसको लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अब बात करते हैं ये होता कब है भाई? थोड़ा सा उल्टा होता है। ये हमारा होता है अमावस्या के दिन होता है। किस पे होता है भाई? अमावस्या के दिन होता है, हाँ, है ना, जिस दिन काला जादू टोना होता है उसी दिन अमावस्या के दिन बोले तो ये होता है न्यू मून डे के दिन होता है। क्या होता है? न्यू मून डे के दिन होता है।
न्यू मून डे के दिन होता है। और ये क्या होता है भाई, ये चंद्र ग्रहण हमारा आता है, ये होता है हमारा पूर्णिमा में होता है। क्या होता है, पूर्णिमा में होता है। पूर्णिमा बोले तो फुल मून डे के दिन होता है, फुल मून डे के दिन होता है, याद रखेंगे भाई लोग, है ना। नेक्स्ट पे चलते थोड़ा सा हम लोग। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में सोलर एक्लिप्स होता कितने टाइप का, टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स, टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। अगर आप लोग को नहीं लग रहा है विश्वास तो जाओ एक बार एमटीएस का मॉक मारो आप प्रीवियस ईयर के, आपको उसमें दिखेगा टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो बात करते 3 टाइप का सोलर एक्लिप्स होता है भाई लोग, है ना। तो पहला था पार्शियल, पार्शियल मतलब हो जाएगा भाई आंशिक, क्या हो जाएगा, आंशिक मतलब आधा अधूरा, जिस तरह से आपकी गर्लफ्रेंड अंशिका है ना, उसी तरह से आंशिक। उसके बाद में क्या, एन्यूलर, एन्यूलर, एन्यूलर मतलब होता है ये वलयाकार, क्या होता है, वलयाकार, वलयाकार मतलब इसमें एक रिंग का लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, ये पूरा पार्ट अंधेरा होगा और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और इस रिंग को ही क्या बोला जाता है पता है, इसको कोरोना बोलते हैं, CORON, कोरोना। ये आपको दिखाई देगा जब सूर्य ग्रहण होगा तब दिखाई देगा, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। एक होता है टोटल, टोटल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ क्या होता है, सोलर एक्लिप्स बोले तो, या फिर सूर्य ग्रहण बोले इसको, क्या बोले इसको, सूर्य ग्रहण इसको बोल सकते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सूर्य ग्रहण 3 तरह का होगा। पार्शियल होगा मतलब जिसमें कुछ आधा अधूरा पार्ट दिखेगा, जैसे ये हो गया तो ये हो गया तो इतना पार्ट हमारा दिख रहा है, बाकी पार्ट नहीं दिखेगा। एनुलर हो गया जिसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरह से में, है ना, सिर्फ रिंग वाला स्ट्रक्चर ही आपको दिखाई देगा। और टोटल में भाई पूरा का पूरा ही पार्ट गायब, है ना, एकदम पूरा का पूरा गायब होता है, तो ये चीज़ याद रखोगे। अब जब ये होता है तो कुछ स्ट्रक्चर बनता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो एक बार ये देखो आप लोग, है ना, यहाँ पे मान लो आपका सन है, यहाँ पे क्या है भाई, सन है काफ़ी बड़ा सा। यहाँ पे मान लो कि कोई अर्थ ही मान लो, और यहाँ पे मान लो क्या है हमारा मून मान लो, है ना, इस तरह से करके। तो यहाँ से इस तरह से करके लाइट भेज दो यहाँ से आप लोग, और यहाँ से इस तरह से करके लाइट आप लोग क्या कर दो, इसको भेज दो, ठीक है। और एक लाइट यहाँ से आप लोग भेज दो इसको, एक लाइट यहाँ से भेज दो, और एक लाइट आप लोग यहाँ से भेज दो इसको, ठीक है। याद रखोगे, ये जब सूर्य, ये सन हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा, ये हमारा मून हो जाएगा, है ना, याद रखना। तो ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है आपका काफ़ी गहरा होता है, रीजन एकदम काफ़ी, मतलब ये लाइट डार्क होता है। ये क्या होता है भाई, लाइट डार्क होता है, मतलब काला होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हल्का गहरा होता है, हल्का गहरा होता है। ये भी क्या होता है, लाइट डार्क होता है, लाइट डार्क होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, ये वेरी डार्क रीजन होता है, वेरी डार्क रीजन होता है ये, है ना। अब क्यों बता रहे हैं ये सब आप लोग को, तो देखो आप लोग याद रखोगे, ये जो बहुत ज़्यादा डार्क रीजन है ना, डार्क रीजन है, इसको बोला जाता है उम्ब्रा। क्या बोलते हैं इसको, उम्ब्रा बोलते हैं, UMBRA, उम्ब्रा। आप याद रखो, उम्ब्रा रीजन बोला जाता है। और ये जो डार्क लाइट रीजन होता है ना, ये डार्क लाइट रीजन होता है, इसको बोलता है पेनुम्ब्रा। क्या है, पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा। एग्जाम में आपका कई बार पूछा गया, आप लोग जा करके भाई देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई लोग। अब बात करते हैं कुछ और रिलेटेड, है ना, क्योंकि जब एक बार पढ़ रहे हैं तो पूरा ही अच्छे से पढ़ लो भाई, ताकि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन, जो हमारा एग्जाम्पल में ये ऑप्शन में था ना, रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या था। तो बात करते हैं रोटेशन की, रोटेशन की, अर्थ की, पृथ्वी की, ठीक है। और बात करते हैं रिवोल्यूशन की, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं घूर्णन, क्या बोलते हैं भाई, इसको घूर्णन बोलते हैं। और रिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। तो जब अर्थ खुद के एक्सिस पे क्या करता है, खुद के एक्सिस पे जब अर्थ ये हमारा हो गया, है ना, इस तरह से करके है, जब खुद के एक्सिस पे ये रोटेट करता है, एक्सिस पे, है ना, एक्सिस पर क्या करना, घूमना, है ना, इसको स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लट्टू जिस तरह से घूमता है ना, उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन बोलते हैं, याद रखेंगे इसको आप लोग, है ना। और इसके कारण क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके कारण आपका डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा था, दिन और रात होता है भाई लोग, हिंदी मीडियम वाले। रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये हमारा, मान लो कि ये हमारा सन है ना, तो इसके तरफ एक पाथ होगा, तो ये हमारा मान लो अर्थ है, तो इस तरह से घूमना, है ना,
घूमर 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 घूमना। तो इस तरह जब घूमेगा तो उसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिवॉल्यूशन। क्यों? किसका रिवॉल्व कर रहा है? सन का रिवॉल्व। इसके कारण होता है हमारा सीजन चेंज होता है। क्या होता है? सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? ऋतु परिवर्तन होता है भाई लोग। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। आप लोग याद रखेंगे चीज़ को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमटीएस वगैरह में खास करके, लेकिन गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक हमें और आपको पता ही नहीं होती। अब बात करते हैं एक सिचुएशन को, है ना, जिसको सिजगी। सिजगी, अब पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना है। सिजगी एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया भाई लोग। प्रीवियस ईयर जाके देखना, कभी भी सन, अर्थ और मून यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही लाइन में हो ना, एक लाइन में, तो उसको क्या बोलता है? सिजगी बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एक और टर्म आता है, दो ठो टर्म आता है, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप तो देखते हैं यहाँ पे एक आता है पेरिहिलियन और एपिहिलियन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना इसका। पेरिहिलियन भाई, इसको हिंदी में पेरिहिलियन ही बोलते हैं, इसको पेरिहिलियन बोलते हैं। ये कब होता है? ध्यान दो। तो और एक होता है एपिहिलियन। एपिहिलियन, इसको भी एपिहिलियन ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। ये सन से रिलेटेड है, कभी भी आएगा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे अर्थ रिलेटेड किससे होगा? रिलेटेड भाई होगा सन, सन प्लस अर्थ से रिलेटेड होगा। देखो क्या होता है इसमें, ये हमारा सन है ना, ये हमारा क्या है भाई लोग? सन है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा अर्थ होगा, मान लो एक बार, कभी ना कभी साल में एक बार अर्थ यहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो आप लोग, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो आप लोग, है ना। यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर होता है। और यहाँ से कितना होता है भाई? 152 मिलियन किलोमीटर होता है। याद रखना इसको, ठीक है। तो ये जो पेरिहिलियन, इस सिचुएशन को जब हमारा अर्थ सन से सबसे क्लोजेस्ट होता है, जहाँ पे डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर होता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है पेरिहिलियन। ये होता है पेरिहिलियन, याद रखना। और जब जो बहुत ज़्यादा दूर होता है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है डिस्टेंस, यहाँ पे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है एपिहिलियन। क्या बोलते हैं भाई? एपिहिलियन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए, ये तो हो गया कि भाई जब हमारा सन और अर्थ के बीच का जब डिस्टेंस होगा तब बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एपोजी एंड पेरिजी। एपोजी एंड पेरिजी की बात करेंगे। तो ये रिलेटेड होता है हमारा अर्थ एंड मून से रिलेटेड होता है, अर्थ एंड मून से रिलेटेड होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पाथ होगा जहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे अर्थ होगा, यहाँ पे क्या होगा? अर्थ होगा, और यहाँ पे क्या होगा? मून होगा एक बार में, है ना। तो और कभी ना कभी मून यहाँ पे रहा होगा। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, यहाँ पे क्या हो भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोजी। क्या बोलते हैं? एपोजी बोलते हैं, उसको एपोजी बोलते हैं, ठीक है। और जब लार्जेस्ट डिस्टेंस हो, किसके बीच में? अर्थ और मून के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी, है ना। इसको याद रखने का तरीका ये होता है, 3 जैन को होता है, 3 जैन को होता है, ठीक है। और ये होता है 4 जुलाई को होता है। याद रखना भाई लोग ये चीज़, है ना।
अब बात करते हैं कि याद कैसे रखा जाए, है ना। तो देखो, जब भी आपको एपोलॉजी, किसी से माफ़ी मांगना होगा तो आप क्या करेंगे, झुकेंगे, उसके क्लोज जाएंगे, तब जा करके आप उसे माफ़ी मांग पाएंगे। तो जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो तब क्या होगा, एपोजी होगा, 3rd ऑफ जैन को होगा, याद रखेंगे। और यहाँ पे एक पेरिजी, एक हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं पारे जा, अरे जा रहे होने पारे, मतलब कि थोड़ा सा दूर जाओ। तो दूर जाने का मतलब है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पेरिजी बोल देंगे, जो कि 4 जुलाई को होता है। अब एक और है हमारा यहाँ पे ज्वार, क्या बोलो, ज्वार भाटा, है ना, ज्वार भाटा, या फिर जिसको टाइट्स आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई आप लोग, टाइट्स बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टाइट्स क्या होता है। तो यानी कि यहाँ पे पीरियोडिक राइज एंड फॉल, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशेनिक वाटर, ओशेनिक वाटर या ओशेनिक वेव्स बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है ये बोल सकते हैं, है ना। तो 2 टाइप्स का हो जाएगा यहाँ पे। टाइप्स यहाँ पे बात करें तो टाइप्स एक हो जाएगा हमारा स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग होता है हमारा, है ना, स्प्रिंग टाइड्स होता है। और एक होता है हमारा नीप टाइड होता है, क्या होता है भाई, नीप टाइड होता है, नीप टाइड, याद रखेंगे, है ना। स्प्रिंग ये सबसे ज़्यादा, ये काफ़ी ऊंचा होता है ये, ठीक है, जिस सबसे ऊंचा होता है ये, तो हमारा सबसे ऊंचा होता है। और ये क्या होता है, छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा होता है। और बात करते हैं ये कब होता है और ये कब होता है, तो ध्यान से सुनोगे यहाँ पे। और ये होता क्या है, ये होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ये जो टाइड्स आता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है ना, किसके किसके बीच, जैसे अर्थ हो गया, यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे अर्थ हो गया, यहाँ पे मून हो गया, तीनों में ग्रेविटेशनल पुल होते रहता है ना, जिसके कारण ये लगता है ये फोर्स हमेशा। अब बात करते हैं स्प्रिंग कब होगा, तो मान लो भाई यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मून है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल होता है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना भी मास होते हैं एक दूसरे को खुद की तरफ खींचने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसी की तरफ खींचाता है। जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, एक छोटा है, तो हमेशा एक दूसरे पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, जो क्या होगा, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट और उन दोनों के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स इस तरह से करके लगता है, तो इन दोनों, तो हमेशा ये खींचेगा, जो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट वो अपने तरफ खींचेगा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो अर्थ सन का साइज बहुत बड़ा होने के कारण क्या होता है, ये इधर भी ये खींचने की कोशिश कर रहा है भाई, इधर भी, सब एक दूसरे को, लेकिन सारा का सारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसके तरफ आ जाता है, सन के वजह से होता है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ऊंचे ऊंचे टाइड्स यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी चीज़ स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। स्प्रिंग मतलब कोई भी चीज़ जो खिंचा रहा हो, तो उसे याद रखेंगे कि भाई सबसे ऊंचा वाला। अब बात करते हैं नीप टाइड। तो नीप टाइड क्या होता है, जब सबसे छोटा, यानी कि जब तीनों परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे हमारा अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर लगने के कारण क्या होता है, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सन का और मून का। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सबसे छोटा यहाँ पे हमारा टाइड्स आता है। तो इस तरह से करके हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है यहाँ पे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो एक बार देखते हैं क्या है, उसके बाद बात करेंगे भारतीय साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक अधिनियम के बारे में। इट एक्सक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, भाई एक्सक्लूड नहीं करेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विशेषता बात करा, विशेषता बताते हैं तो उसको एक्सक्लूड नहीं कर देते हैं, है ना, ठीक है। इट मैंडेट्स नोटराइजेशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इसमें डिजिटल दस्तावेजों का नोटीकरण अनिवार्य किया जाता, भाई ये भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स, बिल्कुल यही सही होने वाला है। इट डिलिमिट्स द यूज ऑफ, नहीं लिमिट्स नहीं करता भाई, ये बढ़ाता है, इसको लिमिट्स नहीं करता, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आप लोग मान लो आपकी बाबू हो गई ना, आप लोग क्या बोल रहे हैं, तुझे उठा ले जाऊंगा और देखते रह जाएंगे तेरी सहेलियां या तेरे भाई और बाप। तो मान लो कि भाई आपने धमकी दी और उसे इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपने धमकी दी, और खुदा ना खास्ते वास्ते, ठीक है, उसके शादी के दिन वो गायब हो गई ना भाई, और जब खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि आपने व्हाट्सएप पे तो इस तरह से मैसेज किया है, तो सबसे पहले आपको कूटा जाएगा पकड़ करके, ठीक है। तो यही बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मतलब पहले का जब क्राइम होता था और इलेक्ट्रॉनिक जब एविडेंस दिया जाता था तो उसको
नेग्लेक्ट कर दिया था, तो उसको नहीं कंसिडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब से उसको कंसिडर किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अधिनियम के थ्रू उसको लाया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहली बात है, ये स्थान किसका लिया, ये लिया 1872 का जो अंग्रेजों लोग था ना, वो लोग का क्या लिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। ये क्या लिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या क्या ये जगह लिया है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ ये बिल कब लाया गया था भाई लोग, ये BNS बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS, भारतीय नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये बिल कब लाया गया था 2023 में। और ये पास कब हो गया है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कब से किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट भाई लोग इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जुलाई 2024 से। कब से किया जा रहा है, जुलाई 2024 से। करेंट का क्वेश्चन है, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं ना अभी तक, CHSL हो गया, CGL हो गया, और भी जो स्टेनो हो गया, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सोच लो कि आपको हर एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर आ रहा है, जो दिया है एडिक्विटी अब तक, वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, जुलाई 2024 से लागू हो गया है। बिल कब लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आगे देखते हैं भाई लोग। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए स्थानीय और दुनिया में कहीं और स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती है। तो देखो, ये क्वेश्चन नहीं करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद था तो आप इसको नहीं छुएंगे, इसको, है ना। तो इसका हो जाएगा ये ग्रेट निकोबार मेगापॉड हो जाएगा, तीतर, है ना। ये एक तीतर की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको उसकी फिगर देखनी है तो आप जाओ, गूगल करो, देखो, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, है ना। ये चीज़ हो गया। और बात करते हैं अंडमान निकोबार पे जो जनजातियाँ रहती हैं, है ना। तो बहुत बार पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन, ये मत सोचना कि मैं खुद से दे रहा हूँ। जनजातियाँ, ट्राइब्स, है ना, जो अंडमान निकोबार पे रहती हैं, ANN, अंडमान निकोबार पे रहती हैं। तो जारवा क्या हो जाएगा, जारवा हो जाएगा, ओंगे हो जाएगा, सेंटिनलीज। भाई लोग आप लोग याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और यहीं पे अंडमान में ही क्या है, अंडमान में ही एक सेल्यूलर जेल है ना, सेल्यूलर जेल है, आप लोग याद रखेंगे। और काला पानी का सजा यहीं पे लोगों को दिया जाता था, काला पानी का सजा, याद रखोगे भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गगनयान मिशन एक 3 दिवसीय मिशन है, जिसका उद्देश्य 10 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है ना। तो कितने को भेजना है भाई, ये भी करंट अफेयर का है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन को अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो ऐसे भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल मारना नहीं होता है। तो बात करते हैं, 2 लोग को नहीं भेज रहा है, ये 3 लोग को भेज रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। 3 लोग को, ऐसे तो 4 लोगों को, 4 लोग जो हैं हमारे, इसके लिए क्या किए जा रहे हैं, ट्रेंड किए जा रहे हैं। 4 लोग को ट्रेंड किए जा रहे हैं, लेकिन भेजना सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को है, 3 लोग। तो वो कौन कौन से लोग हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो शुभांशु शुक्ला आपको याद है भाई, जो एग्जाम फॉर्मेशन में भी रहे हैं, शुभांशु शुक्ला भाई जो हमारे हो गए, या सर आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएंगे प्रशांत नागर सर हो जाएंगे हमारे। तीसरे हो जाएंगे अजीत कृष्णन हो जाएंगे, और चौथे हो जाएंगे अंगद प्रताप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंगद प्रताप हो जाएंगे। आप याद रखेंगे, ये लोग चारों का चारों लोग ये एक्सियम 4 से भी रिलेटेड है। क्या है एक्सियम 4, क्या है एक्सियम 4 जो मिशन है उससे रिलेटेड, जो नासा का है। किसका है भाई, नासा का, याद रखेंगे। और ये किसकी है, ये हमारे इसरो की, जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, है ना, उसकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये होगा कब, ये तो 2026 में हमारा गगनयान जो है वो भेजा जाएगा। शुरुआत में गगनयान मिशन, ठीक है। इसमें लियो में भेजा जाएगा। किस में भेजा जाएगा, इसमें लोगों को लियो, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। क्या हो जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट,
मतलब लोग जाएंगे और चक्कर लगा करके क्या करेंगे, आ जाएंगे। इसलिए 4 लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है इमरजेंसी के लिए। भाई अगर किन्हीं को कुछ हो गया, नहीं जाना है, तो फिर वो जो एक एक्स्ट्रा होंगे उनको भेजा जाएगा, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। और बात करते हैं हमारे इसरो की। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से, और कई बार पूछा गया है। इसरो फुल फॉर्म आप सबसे पहले याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च, RESEAR, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखेंगे। इसका एस्टाब्लिश्ड कब हुआ था भाई लोग, ये एस्टाब्लिश्ड कब होता, स्थापना कब हुआ था इसका। तो हिंदी वालों, भाई इसरो क्या लिखोगे इसको, है ना, इसरो ये लिख करके आप क्या ही कर लोगे भाई ज़िंदगी में। हाँ, ये लिखे रहोगे तो कम से कम आई से इंडियन हो जाएगा, एस से स्पेस हो जाएगा, आर से रिसर्च हो जाएगा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। कम से कम ये याद कर सकते हो। अब समझ में आ रहा क्यों बोलता हूँ कि आप इंग्लिश की टर्म को इंग्लिश में ही करने का कोशिश करो, हो जाएगा बस। तो इसका स्थापना हुआ था भाई 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त का दिन को चुना गया था और 1969 में इसका हुआ था। और सोचो हम लोग कितने पीछे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे नासा, है ना, नासा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस मिशन वगैरह करता है, जो कि अमेरिका का है। ये कहाँ है, ये अमेरिका का। एक बार पूछा गया था कहाँ की है ये स्पेस एजेंसी, अमेरिका का। उस टाइम पे अपोलो 11 मिशन, क्या अपोलो 11 मिशन से क्या क्या था, चांद पर क्या किया था भाई लोग, चांद पर आदमी भेजा था। ये लोग क्या क्या था, चांद पर आदमी भेजा था। सोचो कब, 1969 में। कब भेजा था भाई, 1969 में भेजा था। और हम लोग 1969 में अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बनाए थे तब, 15 अगस्त 1969 में, है ना। तो 2 आदमी थे भाई, आप लोगों को याद होगा। चांद पर उतरने वाले पहले आदमी कौन थे, आपको याद होगा कौन थे, आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग, है ना। दूसरे आदमी क्या कौन थे, बज एल्ड्रिन। कौन थे, बज एल्ड्रिन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं भाई लोग। क्वेश्चन है, किस भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने DBT और बिराक के सहयोग से कोविड-19 के लिए पहला स्वदेशी mRNA वैक्सीन। तो भाई ये भी क्वेश्चन नहीं करने वाला, अगर याद है तो बहुत अच्छे से करो, नहीं याद है तो मत करो, बिल्कुल छूना भी मत ऐसे क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, है ना, उसके द्वारा क्या गया था, जो भारतीय जैव प्रौद्योगिकी, मतलब बोले तो हमारा का इंडिजीनस mRNA वैक्सीन कोविड-19 के लिए बनाया गया था। किसके सपोर्ट से, DBT और बिराक के हेल्प से। तो ये हो जाएगा जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के थ्रू बनाया गया। तो एग्जाम में हमारा जो एग्जाम होता है उसमें फार्मास्यूटिकल्स का स्पेलिंग पूछा जाता है भाई लोग, फार्मा PHARMACEUTIS फार्मास्यूटिकल्स, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा, है ना, यहाँ पे कौन सा भौतिक राशि बोले तो है ना, उसको बैरोमीटर की हेल्प से उसको मापा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो बैरोमीटर मतलब भाई ये प्रेशर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये भाई, ये प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड है। तो डिस्टेंस तो होगा नहीं, टेम्परेचर भी नहीं होगा, स्पीड भी नहीं होगा, तो ये प्रेशर ही होगा। आपको बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है ये। तो अब देखते हैं प्रेशर क्या होता है एक्चुअली। प्रेशर जिसको हम लोग दबाव बोलते हैं ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। तो एक यूनिट पूछा जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा जाता है। तो दिस इज SI यूनिट। क्या हो जाएगा, ये SI यूनिट हो जाएगा हमारा, किसका, प्रेशर का। किसका, प्रेशर का SI यूनिट हमारा ये होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे ना, प्रेशर हमारा क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एरिया को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे हमारा फोर्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसीलिए जो हम लोग चाकू वगैरह लेते हैं ना, चाकू, है ना, चाकू जिसको नाइफ, उसका जो काटने वाला पार्ट होता है वो जितना से पतला हो सके, वो क्या हो सके भाई, जितना पतला हो जाए। क्योंकि पतला होगा तो एरिया कम होगा, जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो फटाक से कट जाएगा। जो बैग होता है ना, बैग का जो स्ट्राइप होता है ना, पट्टी जो होता है, उसको भी जितना ज़्यादा चौड़ा और जितना ज़्यादा हो सके मोटा रखने का कोशिश करते इस तरह से, ताकि जो प्रेशर है हमारा ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हम लोगों को कम भार फील हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डिस्टेंस था, ऑडोमीटर, है ना, जो डिस्टेंस को क्या मेजर करता है, टेम्परेचर को क्या मेजर करता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे बात करते हैं।
अगर कार में हो तो कार में डिस्टेंस कौन में, ओडोमीटर कौन करता है भाई लोग, ओडोमीटर, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ओडोमीटर करता है। बात करते हैं टेम्परेचर, तो ये थर्मामीटर कौन करता है, ये हाई गर्मी, गाना सुने ना, बस वही चीज़ थर्मामीटर, थर्मामीटर मेजर करता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस का, जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है ना, याद रखोगे भाई लोग। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता, याद रखना एसआई यूनिट है ना। चलो ये हो गया, तो यहाँ तक हो गया हमारा डिस्टेंस को ओडोमीटर से, टेम्परेचर को थर्मामीटर से करते एसआई यूनिट, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे हाँ याद आया यहाँ पे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कब बराबर होता है भाई, -14 पे दोनों बराबर होता है, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोग याद रखेंगे। और कभी भी अगर आपको केल्विन टेम्परेचर दे दे आपको, ठीक है, जैसे मान लो 273 दे दे और आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें 100 ऐड करके 273 क्या कर दो भाई लोग, आप लोग ऐड कर दो तो 373 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको इस चीज़ को याद रखेंगे आपको, है ना। 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 100 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये आपका किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना। मतलब कि ये छोड़ दो इसको, रुको, हाँ मतलब डिग्री सेल्सियस अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में बदलने के लिए 100 डिग्री उसमें ऐड कर देना आप, है ना, तो 373 केल्विन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है तो कुछ मत करो, 273 उसमें आप ऐड कर दो इस तरह से। और मान लो कि केल्विन में आपको दिया हुआ है 373 डिग्री, तो उसको डिग्री सेल्सियस में लाना, तो क्या करो, 373 में से माइनस कर दो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 273 आपका आ जाएगा ये, ठीक है, याद रखोगे इस चीज़ को। तो 100 ऐड कर देना है जब किस में जाएंगे हम लोग, सेल्सियस में जाएंगे, और जब केल्विन में आएंगे तो 100 माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन सा संगठन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो देशों को उनके नागरिकता की प्रसन्नता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। तो यूएनडीपी नहीं करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ये भी नहीं करता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ये भी नहीं करता है। तो करता कौन है भाई, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो करता कल मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड, क्या था मैंने आपको बताया, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग, है ना, क्या बताया था मैंने, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग सेंटर एक होता है आपका, है ना, यही क्या करता है, आपको जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको पब्लिश करवाता है, याद रखेंगे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च, यहाँ पे हो जाएगा रिसर्च सेंटर, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से अयस्क मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार में पाए जाते हैं, जो समृद्ध यानी संसाधनों में, समृद्ध खनिज संसाधनों में योगदान करते हैं। गजब तरीका लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। गोल्ड एंड डायमंड भाई, दक्कन का पठार मैंने आपको कल बताया था, है ना, इस तरह से करके ट्रायंगुलर शेप का होता है ये दक्कन का पठार। गोल्ड एंड डायमंड, वैसे भी हमारे देश में तो भाई इसका हड़ताल पड़ा हुआ है ना, वैसे भी इसका कम ही रहता है, हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कॉपर एंड जिंक ये भी नहीं होगा, बताएंगे क्यों नहीं होगा। आयरन एंड कोल यही होगा, ठीक है। बॉक्साइट एंड मैग्नीज ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं डायमंड एंड कोल का। तो ये जो गोल्ड होता है ना, हमारा कर्नाटक के कोलार में, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, आपने एक मूवी देखा होगा KGF, है ना, जिसको KGF, तो ये कोलार में होता है। डायमंड कहाँ होता है, पन्ना, कहाँ पे होता है, पन्ना, कहाँ पे, पन्ना होता है, जो कि है हमारा MP में। गाना सुनना होगा ना आपने, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा कोई मिल जाए, बस वही पन्ना है। तो पन्ना के MP में क्या होता है हमारा ये, और डायमंड मिलता है, आप लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और, जो हमारा MP है ना, MP कॉपर के प्रोडक्शन में भाई लोग, कॉपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर के प्रोडक्शन में सबसे आगे होता है ये, है ना। ये मत कहते हैं, बहुत लोग को राजस्थान लगता है, राजस्थान में भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, MP में ही होता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो जाओ, मिनरल ईयर बुक आता है आपका, एक मिनरल ईयर बुक आता है ना, गवर्नमेंट पब्लिश करती है, आप जा करके देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉपर का कौन करता है, तो आपका MP करता है, याद रखेंगे आप लोग, है ना।
अब बात करते हैं कि ये पठार, पठार क्या है, प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्लेट्यू। वो अपने जो जगह है ना उससे थोड़ा सा उठा हुआ, ये टेबल लाइक लैंड होता है इस तरह से करके, ये मैदानी इलाका ये सब होता है, ये थोड़ा सा टेबल लाइक लैंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, है ना। तो प्लेट्यू जो होता है वो कौन कौन सा प्लेट्यू है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मालवा का प्लेट्यू होता है, मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा। उसके बाद में होता है छोटा नागपुर का पठार, पुर का पठार यानी प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद में दक्कन का पठार जो आप लोगों ने पढ़ा, दक्कन का पठार, मतलब जगह जगह का जो प्लेट्यू उसको अलग अलग नाम दिया गया है ना। जैसे यहाँ पे जब आप इंडिया की मैप आप जब देखेंगे इस तरह से करके, है ना, इस तरह से करके जब आप देखेंगे तो ये जो होता है ये हमारा होता है दक्कन का पठार। क्या होता है ये हमारा, दक्कन का पठार ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो रीजन है यहाँ पे होता है हमारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे होता है हमारा मालवा का पठार, यहाँ पे क्या होता है, मालवा का पठार, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जानेंगे, है ना। तो और देखते हैं यहाँ पे कि भाई मालवा का जो पठार है, दक्कन का जो ट्राइब है, दक्कन ट्राइब जो कल पढ़े थे हम लोग, दक्कन ट्राइब, है ना, दक्कन ट्राइब। यहाँ ब्लैक सॉइल होता है, किस क्या होता है ये, ब्लैक सॉइल होता है, यानी कि काली मिट्टी, क्या होती है वो, काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी में क्या होती है आपको पता है, कपास, है ना, कपास बोले तो कॉटन, क्या भाई, कॉटन, कॉटन की क्या होती है, खेती होती है भाई, यहाँ पे फार्मिंग होती है ना। और हमेशा कॉटन प्रोडक्शन में सबसे आगे अगर कोई स्टेट आता है हमारा, कोई राज्य आता है ना, तो हमेशा महाराष्ट्र होते हैं और गुजरात होते हैं, हमेशा यही दोनों हमेशा आगे होंगे। इसके लिए कपास के लिए, है ना, 210 दिन क्या फ्रॉस्ट फ्री डे, क्या होता है, फ्रॉस्ट फ्री मतलब पाला रहित दिन होता है, मतलब ठंडा नहीं चाहिए भाई इसको, पाला रहित दिन, है ना, ये चीज़ आपको याद रखेंगे। और ये जो हमारा कॉटन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, इसको सिल्वर फाइबर बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई लोग, इसको सिल्वर फाइबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिल्वर फाइबर होता है। एक होता है जूट, होता है जूट, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। आप लोग PIQ मारो, आपको देखेगा डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे, है ना, मारो तो सही, आप 5 साल के मार्क के ख़त्म तो करो। तो कॉटन को क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर फाइबर बोलते हैं, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है ना। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। हाय, अगर भाई यहाँ से लोग चल ही जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, तो यहाँ पे होगा कैसे, है ना, जनसंख्या बढ़ेगा कैसे, जब चल ही जाएंगे, जब तुम्हारे घर के सारे लोग चले जाएंगे बाहर, तो घर में रहेगा कौन, वैसे भी कम लोग हो जाएंगे, ठीक है। हाई डेथ रेट, जब लोग ज़्यादा मर ही जाएगा तो फिर बचेगा कौन भाई, ये भी नहीं होगा। लो लिटरेसी रेट, अच्छा लिटरेसी रेट का क्या लेना देना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। चलो मान लो अगर 100 लोग ही हैं, कम ही पढ़े लिखे हैं, तो क्या ही हो जाएगा इससे, है ना। बहुत लोग को लगेगा कि भाई कम पढ़े लिखे हैं तो भैया रात में समझ रहे हैं ना, तो भाई वैसा कुछ नहीं। आजकल सभी लोग जानते हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है ना कि सबको फैमिली प्लानिंग करने के लिए आता है। तो भाई हाई बर्थ रेट क्या हो जाएगा, हाई बर्थ रेट जो है हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ उसके पीछे का रीज़न रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का जो है हमारा क्रूड बर्थ रेट, क्या होता है, CBR क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा 21.8%। आप लोग याद रखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 28.8% याद रखेंगे, है ना ये चीज़। अब बात करते हैं ये रूरल में कितनी है, रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी है ना। रूरल मतलब होता है गांव देहात में कितना है, तो गांव देहात में ये ज़्यादा है भाई, समझ में, 23 है ये, कितना ये 23 पॉइंट समथिंग है इसका, और अर्बन में ये 17.8 है, याद रखेंगे इसको, है ना। तो 23 इसको याद रख लो, इसको याद रख लो। और ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, आप मॉक मार आपको दिखेगा, है ना। क्रूड बर्थ रेट कितना हो जाएगा हमारा इंडिया का 21 पॉइंट, तो 21 याद रख लेना आप डायरेक्ट यहाँ से। और उसके बाद में रूरल का होगा तो 23 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा जान लेके इसके बारे में,
नहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं भाई लोग। तो राजपूत कला में झरोखा किसका प्रकार है? झरोखा, तो यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर इस टाइप ऑफ झरोखा, देखो है ना। तो झरोखा कुछ नहीं होता, हैंगिंग बालकनी। झरोखा मीन्स क्या होता है? हैंगिंग बालकनी, हैंगिंग बालकनी है ना। वही जो पिया मिलन की बारी आवे हैं, जब बारात वगैरह आता है तो लड़कियां क्या करती है? झरोखे से ही अपने दूल्हे राजा को देखती हैं ना, वही बस वही झरोखा भाई, बालकनी में खड़े होकर के जो झूली हुई होती है ना स्ट्रक्चर। अब सर्च करना जाकर के गूगल में आप लोगों को दिख जाएगा। हैंगिंग बालकनी को क्या बोला था? झरोखा बोला जाता है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो क्या है ये? ओवर हैंगिंग बालकनी होता है, ठीक है। ये डोम स्ट्रक्चर तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे ओपन कोर्टयार्ड ये भी नहीं होगा, और डेकोरेटिव पिलर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की, जैसे यहाँ पे कुतुब मीनार की बात कर ले, है ना। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार तो भाई इसकी 70.5 मीटर की इसकी हाइट है, और बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब शुरू किया था भाई? शायद 1200 आसपास में, 1291 आसपास में शुरू किया गया था इसे उसके द्वारा, है ना। और शायद 1299 उसने बना करके कंप्लीट कर दिया था। ये चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद में इसका एक दामाद आया था, है ना। ये आधा 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 ही था, ये बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मर गया था ये, है ना। उसके बाद इसका दामाद था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। वो क्या क्या था? थर्ड स्टोरी तक, मतलब तीसरी मंजिल तक, है ना, तीसरी मंजिल तक वो बनवाया था। उसके बाद में FST फिरोज शाह तुगलक आया था। क्या आया था भाई लोग? फिरोज शाह तुगलक आया था। ये क्या कहता? 1368 में बिजली गिर गया था भाई, है ना। वो जो कुतुब मीनार है, बिजली गिर गया था, तब वो क्या करवाया था? ये मरम्मत करवाया था। क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था, है ना। तो मरम्मत नहीं, मरम्मत हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखोगे भाई लोग, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो ये तीसरा मंजिल तक बनवाया था, मतलब ये मरम्मत करवाया था ये, ठीक है। और कुछ ताजमहल कौन बनवाया था? जहाँ शाहजहाँ बनवाया था, है ना, शाहजहाँ बनवाया था, ठीक है। इसको याद रखोगे। 1648 आसपास में बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या? उस्ताद अहमद लाहौरी, है ना। इसका क्या था? आर्किटेक्चर था, ये बोल सकते हो। 1648 आसपास में बनवाया है, याद रख सकता है इसको, है ना। 1516, हाँ 1648 आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद में शाहजहाँ, लाल किला, मोती मस्जिद, हाँ मोती मस्जिद, है ना। मोती मस्जिद जो हो जाएगा दिल्ली की। तो मोती से जेब से मोती निकाल करके कौन बनाया था? ये बनाया था औरंगजेब। कौन बनवाया था? औरंगजेब बनवाया था, याद रखोगे भाई लोग, है ना। तो ताजमहल शाहजहाँ बनवाया था, ठीक है, और ये बनवाया था, है ना। बाकी और भी है चीज़ें, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। गया प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ऐसे क्वेश्चन को याद है तभी मारा करो, अंदाजी मत मारा करना, है ना। तो गति शक्ति जो हो गया, ठीक है, ये वित्त मंत्रालय नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये भी नहीं होगा। तुम्हारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हो जाएगा हमारा, है ना, जिसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह, देख रहे हो ना भाई कितना बार आया। तो आप लोगों को लग रहा है कि भाई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। MTS और GD जो 2026 में जो भी MTS होने वाली है, जो अभी GD को होने वाली, उसके लिए सब, क्योंकि 10th लेवल के लिए और भी आपको कहीं पे कोई मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो पुराने हैं, लेकिन एडिक्वेटिव पैटर्न चेंज कर चुकी है। इसका वेटेज इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा है, करंट अफेयर पे ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हो ये सभी पुराने सभी करंट अफेयर है। इसलिए इस सीरीज़ को देखो, जितना ज़्यादा हो सकता है देखो, इसको रिवीजन करो ज़्यादा और फिर मॉक मारो डेली, ख़त्म काम। तो कल ही आपको बताया था मैंने कि चाबहार पोर्ट जो है इंडिया को किसके लिए मिला गया? ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए मिला गया। मतलब यह समझौता भारत को
बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण देता है। यही क्वेश्चन कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए। देखो यहाँ पे 10 साल दिया अभी हुआ। एक जगह क्वेश्चन भी पूछा कितने साल के लिए क्या हुआ, तो 10 साल के लिए भी आप जानते हो। तो अलाउज इंडिया टू एक्सपोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान, नहीं भाई इसके लिए नहीं है। ट्रेड बिटवीन नहीं हो जाएगा। मुझे चाबहार विथ ग्वादर पोर्ट, तो नहीं भाई। चाबहार कहाँ है आपका? ये ईरान में है। कहाँ है ये? ईरान में है। और ये ग्वादर पोर्ट क्या है? ये लोकेशन में पूछा जाता है ना, जिस तरह से इसी हमें इससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया तो यहाँ पे लोकेशन भी, और कई एग्जाम में पूछा भी है। ग्वादर पोर्ट ये कहाँ है आपका? बलूचिस्तान। कहाँ है? बलूचिस्तान। कहाँ है भाई? बलूचिस्तान में। हमारा बेटा जो हो गया ना, बेटा बलूचिस्तान बोले तो बलूचिस्तान के ग्वादर में है। ठीक है, जो हमारा बेटा हो गया पाकिस्तान, वहाँ पे ये पड़ता है, क्योंकि इन्होंने उस पर खूब सारे अत्याचार कर रहे हैं उस लोग पे। और ये लोग बलूचिस्तान अलग देश बनाना चाहता है, बट पाकिस्तान नहीं बनाने देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स। ब्रिक्स कंट्री के बारे में कल आपको बताया था मैंने, है ना, BRICS, ब्रिक्स बताया था ना। बी से क्या होता है? ब्रिटेन होता है। आर से क्या होता है? रशिया होता है। ए से क्या होता है? इंडिया होता है। सी से क्या होता है? चाइना। रे से क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है। याद रखेंगे भाई लोग आपको इस चीज़ को, ठीक है। तो इनके द्वारा एक बैंक बनाया गया है, जो हमारे जो बिजनेस होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको उसके जो भी काम वगैरह होते हैं ना, उसमें डॉलर के प्लेस पे ये लोग अपना क्या लाने वाले हैं? ब्रिक्स करेंसी लाने वाले हैं, उसको लेकर के, है ना। तो ये क्या है? ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक का नाम क्या है? ठीक है, तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, है ना, उसका नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट। ये मत कर देना कि भाई ब्रिक्स है तो ये मार दे, बिल्कुल मत करना, एकदम गलत है ये। ठीक है, ये तो भाई हिंदी को इसमें दे दिया तो ये भी नहीं होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक बैंक नहीं होगा भाई। इमर्जिंग नेशनल बैंक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। अब बात करते हैं ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो इसका याद रखना, काफ़ी हाल फिलहाल में हुआ है, 2014 में हुआ है। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर इसका संघाई में। कहाँ भाई लोग? संघाई में। कहाँ है? संघाई। संघाई में है ना। संघाई बोले तो चाइना, है ना, वही चाइना में है ये। और बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं ना, इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी हाल फिलहाल में, प्रेसिडेंट है दिल में रुसे हो तुम, तो दिल्मा रूसेफ। कौन है भाई लोग? दिल्मा रूसेफ। पता नहीं स्पेलिंग क्या है भाई? दिल्मा रूसेफ, ROUS। स्पेलिंग कुछ भी हमें क्या यार, हमें तो याद रखना है कि दिल में रुसे हो तुम, है ना। तो दिल्मा रूसेफ हो जाएगा, इनका प्रेसिडेंट हो जाएगा। 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ हेडक्वार्टर? चाइना में। तो याद रखना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, कि कौन सा एक समष्टि संकेतक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंडिकेटर होता है वो है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था, जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाँ बताया ना। एक को बताया था माइक्रो, बताया था माइक्रो, और एक को मैक्रो बताया था, है ना। बस ए और आई का ही डिफरेंस इसमें। तो माइक्रो में बात करते हैं इंडिविजुअली जो होता है, क्या होता है भाई? इंडिविजुअली होता है, व्यक्तिगत तौर पे जो होता है ना, छोटा छोटा तरीका, जो छोटी जो चीज़ें होती है उसको व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल के लिए इसको जनरली यूज़ करते हैं। इंडिविजुअली होता है। ये होता है एक लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ये सारी चीज़ हो जाएगा। इसमें हो जाएगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का कॉस्ट हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी, वो सारी चीज़ें माइक्रो। इसका फादर मैंने आपको बताया था, एडम स्मिथ को बोलते हैं इसका, है ना, फादर ऑफ माइक्रो को एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। और इसके फादर क्या बताए थे मैंने आपको? जॉन मेनार्ड कीनीज। अब आपको याद रखने में कभी कभी प्रॉब्लम होगा, तो देखो माइक्रो में आई आ रहा है, माइक्रो में क्या आई आ रहा है, तो स्मिथ में भी आई आएगा। तो इस तरह से करके याद रख सकते हो भाई। हम तो ऐसे याद रखें, आप लोग देख लो आप लोग को कैसे याद रखना है। देखते हैं क्या होता है ये। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किसी लार्ज स्केल पे होगा, प्राइस ऑफ स्पेसिफिक, अभी बताया ना, स्पेसिफिक के लिए माइक्रो होता है ना कि मैक्रो होता है। तो भाई ये नहीं होगा। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होगा किसी एक आदमी के लिए होगा या फिर पूरा का पूरा इंडिया के लिए होगा, पूरा कंट्री के लिए होगा, तो बिल्कुल यही आंसर होने वाला हमारा। डिमांड फॉर पर्टिकुलर ब्रांड के लिए होता तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा ना। किस में आ जाएगा? ये माइक्रो में आ जाएगा फिर ये,
नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ कंपनी, तो किसी पर्टिकुलर कंपनी का बात करा, सभी कंपनी का तो बात नहीं करते, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइक्रो आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा भाई लोग, माइक्रो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हमारा भारत के राष्ट्रीय खेल सामान्यतः कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? तो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया आर यूजुअली हेल्ड एवरी ईयर। तो कितने साल में नेशनल गेम किए जाते हैं भाई लोग? हर 2 साल में किए जाते हैं। कितने साल में? हर 2 साल में किए जाते हैं, है ना। तो देखते हैं अब, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या पूछा था कि किस साल हुआ था, यहाँ पे ईयर पूछा जाता है। मत सोचना कि 2023 का 2022 का है, ईयर पूछा जाता है। उसके बाद में पूछा जाता है स्टेट पूछा जाता है, किस स्टेट में हुआ था, और उसके बाद उसका पूछा जाता है शुभंकर। क्या पूछा जाता है उसका? शुभंकर, भयंकर नहीं भाई, शुभंकर। और इसका मस्कट, है ना, मस्कट पूछा जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुभंकर ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाई कि 36th का याद रखोगे, 37th का याद रखोगे, और 38th का। तो ये बता हमारा गुजरात में कहाँ हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? ये 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2022 में हुआ था। याद रखेंगे इस चीज़ को। राष्ट्रीय खेल होता है जिसको नेशनल गेम बोलते हैं। और इसका जो शुभंकर था वो, उसका क्या नाम था? सावज। क्या नाम था भाई उसका? सावज था, याद रखेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये गुजरात में हुआ था, ठीक है, ये 2022 में हुआ था, और ये सावज था। सावज मतलब क्या? शेर का बच्चा, है ना, कुत्ता का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा हो जाएगा ये, शेर का बच्चा। जिस तरह तुम अपने बाबू के बच्चे हो ना भाई लोग, है ना, हाँ, मेरा बच्चे ने खाना खाया, बस वही है, ठीक है। अब बात करते हैं 37th। ये हुआ था हमारा गोवा में, बिल्कुल गोवा में हुआ था ये 37 नाम का। और इसका था हमारा शुभंकर मोगा, है ना। मोगा बिहार में अलग चीज़ होता है भाई लोग, है ना, पुकी जिसको, वो नहीं, ये है मोगा, ठीक है। तो मोगा क्या था? एक बुल था। क्या था? एक बुल, एक बुल था, या बाइसन बोल सकते हो, जिसको गौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौर, गौर बोलते हैं इसको, है ना। एक वो था, ठीक है, गोवा में हुआ था, ठीक है। और 30th वाला हमारा कहाँ था? यूके में, है, यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। क्या हुआ था ये? उत्तराखंड में हुआ था। और इसका क्या था? मौली, है ना। क्या था इसका? मौली। एक हिमालयन, है ना, हिमालयन वो है मोनाल, हिमालयन मोनाल एक बर्ड होता है, उसके नाम पे इसको रखा गया था, मौली रखा गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और कल हमने बताया था उत्तराखंड ने क्या किया भाई? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या क्या है लागू किया, जिसका आर्टिकल क्या है, जिसका अनुच्छेद क्या है, बताया था आपको, 44 है, याद रखोगे भाई लोग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्र खेल का जब बात कर ही रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले जो हमारा है ये राष्ट्रीय खेल जो बोलते हैं, क्या है? राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, है ना। इसको क्या नाम से जाना जाता है? नेशनल गेम जिसको बोलते हैं, नेशनल गेम्स, है ना, नेशनल गेम जिसको बोलते हैं। तो पहले किस नाम से जाना था? तो पता है भाई, कॉपी करने में आगे हम लोग, इसको नाम जाना जाता था पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स। क्या नाम है? इंडियन, हाँ देख रहे हो, इंडियन, इंडियन, इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। मतलब एक तो यहाँ के जो हमारे एथलीट्स हैं उनका हाल तो कुत्ता से भी बदतर है, लेकिन यहाँ पे देखो नाम रखा जा रहा है इंडियन ओलंपिक गेम्स, है ना। कॉपी करने में तो भाई आगे हम लोग, है ना। तो और हम लोग उल्टा क्या बोलते हैं? अमेरिका क्या कहता था? कौन हो तुम? आज हम कहते हैं तू कौन है बे? तो भाई वैसा नहीं है, आज हम भी बहुत पीछे हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं हमारे लिए। तो इंडियन ओलंपिक गेम्स का जो शुरुआत हुआ था 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? लाहौर, बोले तो पाकिस्तान में हुआ था उस टाइम पे ये, है ना। तो वहाँ पे हुआ था सबसे पहली बार। दूसरा चीज़ हो गया कि ये जो है फिर 1940 में इसका नाम थोड़ा सा लाज शर्म वगैरह आया यहाँ का नेता लोग को, है ना। उसके बाद 1940 का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसको राष्ट्र खेल कर दिया गया, नेशनल गेम कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय खेल कर दिया गया 1940 में। और कहाँ पे? उसके बाद ये मुंबई में इसको, मुंबई, है ना, मुंबई की रानू, वही मुंबई की जो रानू है वहाँ पे क्या किया गया था? उसका आयोजन किया गया था 1940 में। और आज़ादी के बाद फिर पहली बार क्या हुआ था? आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, है ना, हम मांगते आज़ादी, है, वही आज़ादी के बाद क्या हुआ था? ये 1948 में कहाँ हुआ था? ये भारत में आयोजित किया गया था इसको, ठीक है, वहाँ पे याद रख सकते हैं। और ये भी कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में, है ना, जहाँ हमारे कौन है?
योगी जी हैं जहाँ, तो इस तरह से करके आप लोग याद रखेंगे इसको, है ना। तो राष्ट्र खेल नेशनल गेम्स के नाम से आना था, इंडियन ओलंपिक गेम्स जिसको बोलते हैं, भारतीय ओलंपिक गेम के नाम से आना था खेल 1924 में लाहौर में हुआ था, 1924 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, अंदाजी मत सोचो कि मैंने लिख दिया है, नहीं अंदाजी नहीं है। लाहौर 1940 में इसका नाम राष्ट्र खेल कर दिया गया, है ना, नाम बदला, नाम किया गया, नाम किया, क्या किया, राष्ट्र खेल किया, ठीक है। और आज़ादी के बाद 1948 में भारत में पहली बार आयोजित हुआ था, और कहाँ पे हुआ था भाई लोग, लखनऊ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, आपको बताए थे कब हुआ था जन धन, ये हुआ था आपका 28 अगस्त, है ना, 2014 को हुआ था। डायरेक्ट भाई हम डेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप मारोगे तो आपको डायरेक्ट डेट आपको पूछा हुआ एग्जाम, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर के लिए आयुष्मान भारत योजना था, ये नहीं होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल फाइनेंशियल इंक्लूजन था यहाँ पे, है ना, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी नहीं होगा, रूरल ये भी नहीं होगा। क्यों खुलवाए, बोला गया था ना 15 लाख रुपया सभी को मिलेगा भाई लोग, हैं मेरे भाइयों और बहनों, है ना, यही 15 लाख रुपया के लिए खुलवाया गया था, याद रखना, ठीक है। चलो आपको मिला क्या बताना, मुझे तो नहीं मिला भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, या फिर इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था, बेटी बचाओ प्लस बेटी पढ़ाओ बहुत ज़्यादा एडिक्विटीज़ पे जोर दे रहा है, तो यहाँ पे याद रखोगे 22 जैन, है ना, 2015 को इसको लाया गया था भाई लोग, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अमृत मिशन, है ना, क्या है ये, अमृत मिशन, अमृत, है ना, अमृत जो है के तहत किन क्षेत्रों में सुधार लाने का है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको जानना होगा, फुल फॉर्म जानेंगे तो शायद आपका काम आसान हो जाएगा। ए से होता है अटल, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे थे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री थे हमारे, अटल। एम से मिशन, है ना, मिशन हो जाएगा। आर से रेजुविनेशन, भाई लोग स्पेलिंग याद रख लेना, पूछता है स्पेलिंग एरर में, है ना। अटल मिशन फॉर यहाँ होगा भाई, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन, क्या हो जाएगा, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन जैसे आ जाएगा तो शहरी का बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई लोग, शहरी होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ इस रिलेटेड होगा। तो रूरल तो है नहीं यहाँ पे, कहीं पे रूरल तो वर्ड होगा नहीं, एग्रीकल्चर भी है नहीं तो होगा नहीं यहाँ पे। अर्बन है, यहाँ पे देखो अर्बन है तो बिल्कुल, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो बिल्कुल ये इसी से होगा। तो कभी कभी अब बताओ मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों कि अमृत नाम अगर हिंदी में रखोगे, इंग्लिश अगर आप लोग नहीं करते तो बताइए यहाँ से क्या आप लोग कर सकते हो, कुछ क्या लिखोगे, अ से क्या लिखोगे, अटा लिखोगे, मृ से क्या लिखोगे, हाँ कुछ नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश करो, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश पढ़ना ही है, तो करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चीज़। आगे देखते हैं और भी कुछ है, क्या है क्या यहाँ पे। हाँ तो बात कर लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ था इसका, है ना, स्थापना कब हुआ था या इसको लाया कब गया था। इसको ला गया था 2015 में लाया गया था, याद रखेंगे भाई लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और उसके बाद में 2.0 यहाँ पे लाया गया, जिस तरह से रोबोट 2 आया था ना, बिल्कुल उसी तरह 2.0 ला गया था, 2021 में लाया गया था। अब लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब है कि इसको लाया क्यों गया था, है ना, तो ये वाटर सप्लाई करने के लिए लिया। इसका मकसद क्या था, मकसद मत बोलना भाई, है ना, वही मकसद। तो मकसद क्या है ये हमारा, ये था वाटर सप्लाई। क्या था भाई लोग, वाटर सप्लाई, है ना, मतलब पानी वगैरह देना नल वगैरह से, वाटर सप्लाई था। और सीवरेज है ना, वही जो पेशाब पैखाना वाला होता है नाली वगैरह का, वो सबको साफ सफाई करने के लिए सीवरेज वगैरह का, याद रखेंगे इसको, है ना। तो वाटर सप्लाई था मेनली, और क्या था, सीवरेज था। इसका मकसद क्या था, इस चीज़ को करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। हाँ, शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या अनुपात किससे निर्धारित होता है, देखते हैं एक बार, इंग्लिश देख लो भाई लोग। व्हाट डिटरमाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन में कौन सा पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन को दिखाता है। तो ठीक है देखते हैं। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी, पॉपुलेशन के बाद में ये एनर्जी कहाँ से आ गई है, कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको ठीक करना होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ये कहाँ से आ जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ये, और इसमें आप थोड़ा सा हो सकते हो, है ना। लेकिन जैसे ही शहर का बात कर दिया तो शहर में तो भाई आपका यहाँ पे साफ दिख रहा है अर्बनाइजेशन और शहरीकरण, तो भाई यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है।
याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। शहरीकरण दर हो जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? आप लोग जानते होंगे जो गीतांजलि बहुत ही फेमस बुक है, और इसको आपको याद रखना तो बनता है, क्योंकि ये जो गीतांजलि बुक है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो सर हैं, इनको इंडिया तो छोड़ो, है ना, इंडिया प्लस एशिया, है ना, एशिया बोले तो भाई लोग एशिया हिंदी मीडियम के लिए एशिया के फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन बना दिया किनको? लिटरेचर में, है ना, लिटरेचर में क्या? नोबेल प्राइज देने के लिए। क्या भाई? नोबेल प्राइज देने के लिए। नोबेल प्राइज इनको मिला था, याद रखना भाई लोग, है ना। कब मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था इनको? 1913 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लोगे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, आर के नारायण नहीं होगा। आर के नारायण का एक बुक था, क्या नाम था भाई उनका? द इंग्लिश टीचर। आप लोग याद रखेंगे, क्या है? द इंग्लिश टीचर, है ना, इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर आर के नारायण का, ठीक है। सरोजिनी नायडू का द गोल्डन थ्रीशोल्ड याद है ना, द गोल्डन थ्रीशोल्ड, द गोल्डन थ्रीशोल्ड, है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और भी एक दो बुक था, ठीक है, द बर्ड से करके, इस तरह से। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं भाई लोग, है ना। तो अब तक कौन किन किन से लोगों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला। एक तो बहुत बड़ा ही प्राइज़ होता है ये, इसलिए इंडिया में एक तो लिमिटेड लोगों को मिला है ना, 6 से 8 लोगों को मिला, तो उनके बारे में आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। फिर मिला था 1930 में सीवी रमन को। हमारे जो डॉक्टर सीवी जो रमन थे, है ना, सीवी रमन, जिनके इसी दिन रमन इफेक्ट के लिए, किसके लिए? 1930 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। कौन किसके लिए भाई लोग? है ना, ये चीज़ हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को, हरगोविंद खुराना को मिला था जीन के लिए, है ना। जीन में उन्होंने कुछ क्या था? ये था मेडिसिन में, मेडिसिन बोलो या बायो बोलो, है ना, उसके लिए मिला था। फिर मिला था 1979 में मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को, ठीक है। और इनको मिला था शांति के लिए मिला था। किसके लिए मिला था भाई? शांति के लिए, पीस के लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया था 1979 में। उसके बाद में 1983 में मिला था, उनका नाम कोई चंद्रशेखर थे, है ना, नाम याद नहीं आ रहा है। एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर थे ये। चंद्रशेखर लिमिट के लिए, क्या है? चंद्रशेखर लिमिट के लिए, चंद्रशेखर लिमिट के लिए इनको मिला गया था। इनको फिजिक्स के लिए मिला था। इनको किसके लिए मिला था भाई? इनको फिजिक्स के लिए मिला था, इनको याद रखेंगे। अमर्त्य सेन को, TYA, अमर्त्य सेन को, इनको मिला था 1998 में। पहला ऐसा इंसान जिनको किसके लिए मिला था? जिनको मिला था इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, है ना, इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, जिनको इकोनॉमिक्स में, ठीक। एक और को मिला था अभिजीत, है ना, अभिजीत सेन को या भट्टाचार्य कुछ, अभिजीत बनर्जी, है ना, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है ना, याद रखेंगे। और एक 2009 में किन्हीं को मिला था, है ना, 2009, है ना, 2009 में किनको मिला था भाई? याद नहीं आ रहा है। एक 2014 याद रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी को। किनको? कैलाश सत्यार्थी को, विद्यार्थी नहीं भाई लोग, कैलाश सत्यार्थी को, है ना। मलाला के साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में, मलाला, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था। सबसे यंगेस्ट कौन है भाई? ये सबसे यंगेस्ट हैं ये, इनको याद रखना। और 2014 में ही हमारे जो सचिन सर हैं, सचिन सर को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हो गए। ये क्या हो गया? पहले खिलाड़ी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है कर्नाटक संगीत मुख्यतः भारत के किस भाग में गाया जाता है?
तो भाई मैंने कल कर्नाटक संगीत से क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे आपको बताया था कि हमारे जो भारत की जो म्यूजिक है, भारत के जो म्यूजिक है ना, उसको दो भाग में बांटा गया है ना। जो संगीत इंडिया में दो पार्ट में बांटा, एक क्या बताया था आपको, हिंदुस्तानी संगीत है ना, हिंदुस्तानी संगीत जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए है, नॉर्थ इंडिया के लिए, उत्तर भारत के लिए है। और एक क्या बताया था, कर्नाटक संगीत, कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत आपको बताया था मैंने, है ना, जो कि क्या है, साउथ इंडिया के लिए है, दक्षिण भारत के लिए है, दक्षिण भारत के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ से किस भाग में पाया जाता है, तो सदर्न इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था, आप लोगों को याद है? तो भाई देखते हैं। तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसको है भाई, ये सलमान रुश्दी का है। किनका है ये, सलमान रुश्दी का है। जब सलमान रुश्दी का है तो फिर कैसे इनको मिल जाएगा भाई, है ना। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, है ना, इससे पहले भी आपको बताए थे, वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है ना। इसको याद रखने का तरीका, वाइट टाइगर देख के डेगा, है ना, डेगा मतलब कूदना, डेगा, डेगा किसको बोलते हैं हम लोग झारखंडी लैंग्वेज में, कूदना को बोलते हैं, कूदना। भाई मान लो तुम गए हो कहीं, है ना, अपनी बाबू के साथ में, और एक टाइगर देखे, वाइट टाइगर छोड़ एक टाइगर ही देखे ना, तो कूद जाओगे, है ना, डेगना कूदना स्टार्ट कर दोगे। तो वाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, क्या, कि भाई ये, ओ भाई क्या हो गया, तो क्या बचता है हमारा, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बचता है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और इनका फर्स्ट नोवेल था, क्या था भाई, ये फर्स्ट नोवेल था, फर्स्ट नोवेल था ये, जिनके इनको क्या मिला था, इनको बुकर प्राइज मिला था, बुकर प्राइज, कुकर नहीं भाई लोग, बुकर प्राइज मिला था, याद रखेंगे। और ये कब मिला था, 1997 में। मेरा एग्ज़ाम जब दिए थे एक बार, तो ये आया था इस बार, है ना। कब आया था, हाँ, ये 10th वाला जब दिए थे ना, फेज 13 का, तब आया था। तो इसलिए बोल रहे हैं फेज 13 का जो है आपका MTS का यही लेवल रहने वाला, याद रखेंगे आप लोग, है ना। अब कुछ और बुक्स देख लेते हैं जिसमें ये है, अरुंधति रॉय का कुछ और बुक्स देखते हैं, अरुंधति रॉय का बुक्स जो SSC बहुत ज़्यादा पूछता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है ना। पहला तो आपको याद है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। भाई हिंदी वालों यही लिखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, इसके लिए कुछ अलग लेंगे। दूसरा है यहाँ पे हमको चाहते आज़ादी, है ना, जोर से बोलो आज़ादी, तो ये आज़ादी है। और तीसरा इनका बुक है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, क्या है, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, है ना। आप लोग याद रखोगे भाई लोग और मेरी बहन लोग, क्या हो जाएगा, 3 बुक है इनका। पहला तो आपने पढ़े द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 बुकर प्राइज मिला। फिर दूसरा बुक कौन सा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। आप लोग एक बार मॉक तो मारो यार फुल, उसके बाद में मेरे को बताओ कि आया था या नहीं आया था। एक क्वेश्चन है कि 2021 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित योजना कौन सी है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक था तो मैंने इसे सुधार दिया है। तो ये था कि 2021 तक सभी को घर देने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन होता तो आप लोग कर लेते। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको याद होगा PM आवास योजना आया था। क्या आया था भाई, PM आवास योजना आया था, है ना। बस यही चीज़ है, PM हाउसिंग योजना स्कीम आया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये आया था 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था भाई लोग, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। अब और है कुछ इससे रिलेटेड देखते हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना आया था। क्या आया था, उज्ज्वला योजना, है ना, उज्ज्वला योजना। इसमें सबको सिलेंडर दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था, यहाँ पे सिलेंडर दिया जा रहा था। ये 1 मई कब हुआ था, 1 मई,
है ना। 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था पता है? आइए ना, हमारे बिहार में, बिहार से स्टार्ट हुआ था। और ये क्वेश्चन क्यों बता रहे बिहार से स्टार्ट हुआ था? जो भी चीज़ यहाँ पे बताएं ये सोच लो कि भाई वो एग्जाम में आया हुआ है। विश्वास नहीं करोगे, अब तक हम 500, हाँ मतलब मान लो कि 600 प्लस, ठीक है, 600 प्लस हम मॉक मार चुके हैं जीएस का। तो इसीलिए जो एक्सपीरियंस है उसी से बता रहे भाई लोग कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरू हुआ है और कब शुरू हुआ है। तो उज्ज्वला शुरू तो हुआ तो 2016 में, और बिहार से शुरू हुआ है। देखते हैं कुछ नेक्स्ट स्कीम के बारे में, देखते हैं, है ना। आपको एक बताए थे यहाँ पे स्किल इंडिया, है ना, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया स्कीम, हिंदी इंग्लिश सेम नाम रहने वाला है, 2015 को हुआ था, याद रखेंगे। जन धन योजना, ये बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए भाई लोग, बताने का कोई शौक नहीं है लेकिन बता रहे ताकि 28 अगस्त, अगर आपको याद है तो अभी साथ साथ बोलते जाओ यार। हाँ, 2014 को हुआ था, मनी इंक्लूजन के लिए हुआ था। इतना बार पूछा जाता है कि पूछो मत। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बता दो, क्योंकि ये भी आपको बताए हुए हैं, तो बता दो एक बार जल्दी से, कहाँ से हुआ ये भी बता दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ये भी पूछा जाता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था बता दो। ये हुआ था 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 2015 को हुआ था, हरियाणा से हुआ था। मतलब विडम्बना देखो, सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो, पता हरियाणा का जो है सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। अब सेक्स रेशियो क्या होता है वो जान लो। सेक्स रेशियो क्या होता है ना, सेक्स रेशियो जिसको लिंगानुपात बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको लिंगानुपात। मतलब कि 1000 मेल, अगर 1000 लोग उसमें टोटल है ना, 1000 मेल पे टोटल फीमेल कितनी है भाई, इसको बोला जाता है क्या, हमारा सेक्स रेशियो बोला जाता है, लिंगानुपात बोला जाता है, याद रखेंगे। और इंडिया का अभी फिलहाल कितना है, 943 सेक्स रेशियो है इंडिया का, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है आपका, हरियाणा का है। चलो नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है मथुरा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इज डिस्टिंगाइज्ड बाय। तो जो मथुरा कला होता है उसको विशिष्टता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्रीक इन्फ्लुएंस बिल्कुल देखने के लिए तो मिलता है ग्रीक इन्फ्लुएंस, लेकिन डायरेक्ट ही ग्रीक इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है, उसमें हमारा इंडिया का तड़का लगा होता है, समझे ना, देसी तड़का लगा होता है, उसके बाद में ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। तो ये तो नहीं हो जाएगा भाई। अब है यहाँ पे शुद्ध भारतीय शैलियाँ बिना बाहरी के, तो बाहरी नहीं है, बाहरी का है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस तो देखने के लिए, तो ये होता है हमारा, है ना, इंडियन इंडिजिनस थीम्स विथ सम हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला। क्या मिलना भाई, ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलना, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम में हेलेनिस्टिक का स्पेलिंग पूछा जाता है भाई लोग, स्पेलिंग तो याद रखना है ना। इंग्लिश का भी लाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे कमेंट वगैरह तो एक भी अभी तक ऐसे जेन्युइन पर्सन नहीं देखे जिसका कमेंट है कि हाँ भैया ठीक है या हाँ भाई ठीक है हम लोग करें, किसी को भी कोई कमेंट नहीं, तो क्या ही करेंगे यार टाइम वेस्ट करके। इंडिजिनस का स्पेलिंग यहाँ पे आई के प्लेस पे यहाँ पे आपको ई दे दिया जाता है, और यहाँ पे जी के प्लेस पे आई दे दिया जाता है, और स्पेलिंग यहाँ पे पूछा जाता है, बताओ इसका इंडिजिनस का स्पेलिंग क्या होता है और हेलेनिस्टिक का स्पेलिंग क्या होता है, इस तरह से करके। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बताया था मथुरा कला जो होता है हमारा, मथुरा कला किसके टाइम में विकसित हुआ था, कुषाण के शासनकाल में विकसित हुआ था, है ना, बहुत ज़्यादा कुषाण के शासनकाल में, कुषाण के शासनकाल में हुआ था ना, कुषाण शासनकाल ये जो था इसके समय में। और उसके समय में कुषाण शासन कौन था, ये कनिष्क था यार, कनिष्क था, कनिष्क कौन था, कनिष्क था, है ना, कनिष्क था, याद रखेंगे। कुषाण मत बोलो इसको, डायरेक्ट बोलो कि कनिष्क के टाइम में क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। ये थर्ड बौद्ध संगति भी ये करवाया था, जो तीसरा जो तुम्हारा बौद्ध संगति हुआ था ना, इसको भी क्या क्या था, ये थोड़ा सा माल पानी दिया था, पैसा कौड़ी दिया था कि भाई जाओ तुम लोग क्या करो, मौज करो, मतलब जाओ, खर्चा वर्चा जो है यहाँ पे टेबल उबल लाने का जो खर्चा वर्चा है, जो लोग नेता उता आ रहा था या फिर जो भी धर्म गुरु आ रहे थे वो लोग को पैसा वैसा, वो लोग को खाने पीने का इंतजाम कौन करवाया था, कनिष्क करवाया था, है ना। इसको द्वितीय सेकेंड बौद्धा भी, इसको सेकेंड अशोक भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत काम क्या था इसको बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, तो याद रखोगे भाई लोग। चलो हमारा क्वेश्चन है राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच में। तो भाई ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में कौन होता है, एक ही को तो आदमी होता है भाई, यहाँ पे मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री।
पता है हमारे जो झारखंड है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, है ना। कौन है भाई? झारखंड के हेमंत सोरेन है। पता है भाई लोग, वो एक स्कीम लाए हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह तो होता नहीं है, हाँ, और एग्ज़ाम होता है तो सब लीक हो जाता है, जिस तरह से हमारा एसएससी में चल रहा है धांधलेबाजी। तो वो लाए हैं, और उसमें क्या सुअर पालो, क्या भाई? सुअर पालो योजना लाए। क्या भाई? सुअर पालो योजना। बताओ भाई, सुअर पालेगा आदमी पढ़ लिख करके योजना? तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो हम लोग जैसे स्टेट में रहोगे तो सुअर पालना पड़ेगा भाई लोग, है ना। चलो, तो यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो होता है, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के बीच में, मंत्रिमंडल के बीच में किनका होता है भाई? मुख्यमंत्री क्या करते हैं? आपके पुल का काम करते हैं। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और कैबिनेट मंत्रिपरिषद के बीच में, किसके बीच में भाई लोग? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बीच में कौन होता है? यहाँ पे हमारे पीएम होते हैं। हाँ, तो वही पीएम, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों कैसे हैं आप लोग? बस वही, तो प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद के बीच में पीएम होते हैं। और मंत्रिपरिषद का अगर बात करें तो एक आर्टिकल 74 होता है। ये क्या बोलता है कि भाई एक क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्री परिषद। क्या हो गया भाई? मंत्रिपरिषद होगा, है ना, जिसका हेड कौन होगा? उस मंत्रिपरिषद के हेड पीएम होगा, जो क्या करेगा? अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में मिल करके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में मिल करके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिल के किसको हेल्प करेगा? प्रेसिडेंट का हेल्प करेगा। क्या करेगा? प्रेसिडेंट का हेल्प करेगा। ये लोग, ये था, है ना। तो जिस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि भाई राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कौन हो जाएगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कौन होगा? ये पीएम होता है। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद एक होगा, है ना, और जिसका हेड कौन करेगा? पीएम करेगा। और साथ ही साथ वह उस कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके साथ होंगे, जो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और। एक आपको यहाँ से आर्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो एक सिंपल वे है, सरल सरल याद रखेंगे आप, सरल, है ना। क्या याद रखेंगे भाई लोग? आप लोग सरल याद रखेंगे, सरल, है ना। 79, 80, 81। तो स से होता है आपका, सस होता है संसद का बात करता है। कभी भी संसद से कोई रिलेटेड आर्टिकल आएगा ना, 79 होगा। र से क्या बात करता है भाई? र से राज्यसभा का बात करता है, राज्यसभा का गठन का बात करता है, राज्यसभा का बात करेगा ये, ठीक है। और ल, ये हो जाएगा ल, तो ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई लोग? लोकसभा से रिलेटेड होगा, ये याद रखेंगे। एक है 92 है, जिसमें स्पीकर, है ना, स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर के बारे में क्या करता है? ये बात करता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस तरह से करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि पहले एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये हमारे स्टडी का क्वेश्चन है। तो 1991 में, 1951 में। नहीं आता तो भाई लोग मत मारना, ठीक है। 1900 ऐसे क्या होगा? ये 1951 होगा, याद रखना इसको, ठीक है। 1951 होगा, याद रखोगे इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा यार, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब कब हुए हैं इंडिया में। तो अब तक 2 बार हो चुके हैं। पहला तो हुआ था 1951 में, जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था, आपका न्यू दिल्ली में इंडिया में हुआ था, पहला एशियन गेम हुआ था, ठीक है। और दूसरा हुआ था 1981 में हुआ था, 1981 में, 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था आपका, ठीक है। और इस टाइम पे जो इसका शुभंकर था, क्या था भाई लोग? शुभंकर, है ना, क्या है? शुभंकर, ठीक है, जिसको मैस्कट बोल सकते हैं। ये क्या था? अप्पू हाथी। क्या नाम था? अप्पू। क्या नाम था भाई लोग? अप्पू हाथी। क्या था ये? अप्पू हाथी था। और इसी टाइम पहला बार शुभंकर का यहाँ पे कंसेप्ट लाया गया था, पहला बार। क्या? पहली बार शुभंकर या मस्कट, है ना, शुभंकर का आइडिया लाया गया था यहाँ पे।
इसीलिए ये कई बार पूछा गया है इससे। ये मत सोचना कि कुछ भी बता दे रहे हैं यहाँ पे टैब और फ़ोन लेकर के, ऐसा नहीं है भाई। ये पूछा हुआ है, आप लोग मारो तो एक बार मॉक तो मारो। 5 साल का मॉक माना होता। आप बताओ कि आपने कितने मारे हैं मॉक अब तक, है ना। और भाई यहाँ तक हमारा और क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक कमेंट छोड़ दो और यार सब्सक्राइब कर लो भाई को, है ना। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमको, है ना, क्या है, हमको एटलीस्ट 50 ऐसे लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए हमको, ठीक है, जो मेरे साथ जुड़े और 2026, है ना, 2026 MTS की प्रिपरेशन करें। क्योंकि इस एग्ज़ाम को हम निकाले हुए हैं तो हमको काफ़ी आइडिया है कि आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हो। तो 2026 के लिए हमको भाई लोग, कितने लोग चाहिए? 50 लोग हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं, 50 लोग, जिसको पर्सनली हम गाइड करेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे और पर्सनली गाइड करेंगे, फ़ोन में गाइड करेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग यस, है ना, क्या वो लोग यस कमेंट करो यार। आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको फुल प्लान आपको दिया जाएगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। तो फिर ग्रुप में आओ तो फिर बात करते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।